हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रवि स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10वीं से भूगोल के एक टॉपिक संसाधन को लेके आए हैं। इसमें हम समझेंगे संसाधन की परिभाषा जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन के टाइप को हम देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से 1 नंबर आपके पक्के कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें। तो वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर जान ले कि इसे लिखेंगे कैसे। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर उस वस्तु को संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। आप अपने कॉपी और पेन निकाल लें और फटाफट इसे नोट करें। आज से हम इसी तरह से सारे ज्योग्राफी के एक सारे टॉपिक को लगभग अभी से एग्जाम तक कवर करा देंगे। और हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट आपको मैथ, साइंस प्रयास है कि सभी सब्जेक्ट को कवर कराने का। तो सबसे पहले अब हम देख लें कि संसाधन के प्रकार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव, अजैव। उपयोगिता या समप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोश। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहले कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहले हो गए हमारे जैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या होता है और दूसरा हो गया अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन जैव मंडल से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। बहुत ही सटीक परिभाषा है कि जो संसाधन जैव मंडल से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। एक बात और नोट में ध्यान में रखेंगे कि तथा जिनमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बोले तो मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछलियाँ, प्राणी जात और पशुधन, ये सब के सब क्या है? जैव संसाधन। ये सब जैव मंडल में मिलते हैं और इनमें सजीव के लक्षण भी पाए जाते हैं। ये सब के सब सजीव के रूप में होते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं अजैव संसाधन। क्या जान लेते हैं? अजैव संसाधन। तो जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं अजैव संसाधन? तो जो संसाधन
निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं, मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर। तो जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कर ले हम, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता या समप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या होता। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिन संसाधनों को हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि, ये सब के सब क्या हैं आपके? तो नवीकरणीय संसाधन। ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपको डिफिनीशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो और सारे टॉपिक पर आपके बनाए जाए। चलिए देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन को समझ लेते हैं। तो जान लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिन संसाधनों को हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। अब नोट करने वाली बात है कि इन संसाधनों के निर्माण में काफ़ी लंबे समय लग जाते हैं, इसलिए इनका नवीकरण करना असंभव होता है। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय किए जा सकते हैं, जैसे कि धातु हो गया, लेकिन कुछ ऐसे संसाधनों का पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, इनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है। तो समझ गए, जिन संसाधनों को हम किसी भी तरीके से नवीकृत यानी पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, धातु हो गया, समझे ना। चलिए अब जानते हैं आगे। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन देख रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। कौन कौन है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो पहले इनके डिफिनीशन को जान लेते हैं, आइए देखते हैं, फिर जानेंगे कि इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम देख रहे हैं फर्स्ट, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? तो जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। फिर से एक बार, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी किसान की जमीन या घर, ये कैसे संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। चलिए आइए जानते हैं अब दूसरा टाइप, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व
समुदाय या समाज के पास होता है उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आदि, ये सब के सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। फिर से एक बार, जिन संसाधनों का स्वामित्व समाज के पास होता है उन्हें सामुदायिक या सामाजिक संसाधन कहते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं। अगला आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया सरकारी जमीन हो गया, सड़क हो गया, नहर हो गया, रेल हो गया आदि, ये सब के सब क्या हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अब समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, समुद्री क्षेत्र को ले लीजिए, यानी कि किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर होती है, और 200 किलोमीटर से आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तो उदाहरण क्या हो गया, 200 किलोमीटर से आगे का समुद्री क्षेत्र में जो भी संसाधन है उसका नियंत्रण किसके हाथों में होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में होता है। तो ये कौन से संसाधन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गए। तो हम जान लिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। अब देख लेते हैं आगे। तो विकास के स्तर के आधार पर अब जान लेते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संभावी, दूसरा हो गया विकसित, तीसरा हो गया भंडार और चौथा हो गया संचित कोष। इन्हें समझ लेते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए आइए देखते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, पहला हो गया संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन हो गया, संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन क्या होते हैं, तो जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी मतलब नाम से लग रहा है आपको संभावना। तो जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। लिख लिए होंगे। जैसे अब जान ले, गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है और ये हमारे हो गए संभावी संसाधन। जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या होते हैं, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुके हैं उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि विकसित संसाधन क्या होते हैं, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा हो चुके हैं उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं विकसित संसाधन। अगला है आपका भंडार। भंडार क्या होता है, तो जो संसाधन उपलब्ध तो है लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है उन्हें भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से भंडार कहते हैं। जो संसाधन उपलब्ध तो है लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है उन्हें भंडार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन।
तो भंडार संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन उपलब्ध तो है लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, उन्हें भंडार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन। चलिए आगे देखते हैं संचित कोष। अगला है आपका संचित कोष। तो संचित कोष संसाधन क्या होते हैं? जिन संसाधनों के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे नदियों के जल में पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन अगर हम बोले अभी इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। संचित कोष भंडार का ही एक भाग होता है। जैसे बांध में संचित जल किसका उदाहरण है? तो भंडारित संसाधन या संचित कोष? तो संचित कोष संसाधन का उदाहरण है। चलिए अब हम देख लेते हैं इससे क्वेश्चन किस तरह से ऑब्जेक्टिव के पूछ लिए जाते हैं। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाए यहाँ से तो ये यहीं से पूछे जाएंगे, जो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हो। तो संसाधन के प्रकार, तो आप यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 2 प्रकार के। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि जैव अजैव के रूप में जैव अजैव संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है? जैव तथा अजैव में संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है या बांटा जाता है? जैव अजैव में संसाधनों को किस आधार पर बांटा जाता है, बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मनुष्य कौन सा संसाधन है? तो जैव संसाधन। आपने पढ़ा कि वे संसाधन जो जैव मंडल में पाए जाते हैं तथा जिनमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। सजीव के लक्षण मौजूद हैं। जो सजीव, अब जनरली हम याद रखेंगे, जो सजीव होगा वो जैव होगा, जो निर्जीव होगा वो अजैव होगा। तो मछलियाँ, प्राणी जगत, पशुधन, वनस्पति सब के सब क्या होगा? जैव। मिट्टी, हवा, पानी, चट्टान, धातु, पत्थर चुनना है जैव अजैव, तो अजैव संसाधन। ठीक है। तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि हवा या पानी या मिट्टी या पत्थर कौन से संसाधन है? जैव अजैव। तो आपको क्या आंसर देना होगा? जैव अजैव। जैव अजैव दे दे और कोई ऑप्शन दे दे तो आपको क्या चुनना पड़ेगा? अजैव संसाधन। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि नवीकरण अनवीकरण में संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? उपयोगिता या समाप्यता के आधार पर। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है, या फिर इसमें से कोई जीवाश्म ईंधन ले ले, कोयला ले ले, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ले ले, कौन सा संसाधन है? तो ये आपका हो गया अनवीकरणीय संसाधन। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में आपके कि कोयला कौन सा संसाधन। ठीक है। अब सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है बताइए? तो अनवीकरणीय। आपसे ये पूछ लिया जाए कि पवन ऊर्जा, जल या विद्युत, वन्य प्राणी, कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? तो आपका आंसर क्या होगा? नवीकरणीय। चलिए अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्यक्तिगत, सामुदायिक
संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है। आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली होगा, सभी नहीं बोल के कोई दो बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत राष्ट्रीय या सामुदायिक राष्ट्रीय बोल दें, या व्यक्तिगत और राष्ट्रीय, व्यक्तिगत सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय। संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है ना, तो व्यक्तिगत और सामुदायिक में संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है, तो स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसान की जमीन या घर कौन सा संसाधन है, तो व्यक्तिगत संसाधन। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कौन सा संसाधन है, चारागाह, तो सामुदायिक संसाधन। आपसे ये पूछे कि सड़क, नहर, रेल कौन सा संसाधन है, तो राष्ट्रीय संसाधन। आपसे पूछे कि 200 किलोमीटर से आगे वाला समुद्र क्षेत्र किस संसाधन की श्रेणी में आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किस संसाधन की श्रेणी में आता है, अंतर्राष्ट्रीय। 200 किलोमीटर से अंदर वाला समुद्री क्षेत्र किस संसाधन, अंदर वाला और बाहर वाला, ध्यान में रखेंगे। अंदर वाला 200 किलोमीटर से अंदर वाले जो भी है समुद्री क्षेत्र के संसाधन किस संसाधन में आते हैं, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। और बाहर के आगे के बोले या बाहर के बोले तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। ठीक है। अब आपसे ये पूछे कि विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। 1 मिनट, तो 4 भागों में बांटा गया है। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए संभावी और विकसित, भंडार, संचित कोष, या कोई दो पूछ ले कि संभावी और विकसित या भंडार, संचित कोष। आपसे पूछा जा सकता है कि भंडार, हम क्वेश्चन भी देखें कि भंडार और संचित कोष में संसाधनों को किस आधार पर बांटा गया है, तो विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। आपसे ये पूछा जाए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हिमालय क्षेत्र का खनिज कौन सा संसाधन है, तो ये संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, तो संभावी संसाधन। आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन ईंधन कौन सा संसाधन है, तो भंडार संसाधन है। ठीक है। आपसे पूछा जाए बांधों में जल, बहुत इंपॉर्टेंट, बांधों में जल कौन सा संसाधन है, भंडार, संचित कोष, विकसित या फिर संभावी, तो आपका आंसर हो जाएगा संचित कोष। क्या आंसर हो जाएगा, बांधों में जल कौन सा संसाधन है, संचित कोष। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।